हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन क्लासेस। मैं अमन वर्मा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की फंडामेंटल फोर्स इन नेचर के बारे में। चलिए देखते हैं। तो आज का टॉपिक होगा हमारा फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, क्लास 11th फिजिक्स। सो वी हैव 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। वैसे तो और बहुत सारी होती है फोर्स, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 4 ही है, हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो फंडामेंटल फोर्स है उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड जो फंडामेंटल फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड जो फंडामेंटल फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और जो फोर्थ हमारी फंडामेंटल फोर्स है उसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो आज के इस लेक्चर में हम इन चारों फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रेविटेशनल फंडामेंटल फोर्स क्या होती है। चलिए देखते हैं ग्रेविटेशनल फंडामेंटल फोर्स को। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स, या हम बात कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिटवीन पार्टिकल्स, जो ये फोर्स है इज directly proportional to product of two mass body and inversely proportional to square of distance between them। चलिए हम समझते हैं क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस यूनिवर्स में एनी टू बॉडी, कोई भी दो बॉडी को हम कंसीडर कर लिया। सपोज मैंने और ब्लैक बोर्ड, मेरे और ब्लैक बोर्ड के बारे में मैंने कंसीडर कर लिया। तो जो दो बॉडी है इसका दो मास होगा, यस, m1 एंड m2। तो जो हमारी दो बॉडी है, हमारे बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ आपको दिखाई दे रही है? यस, नहीं दिखाई दे रही। क्या हम अट्रैक्ट हैं? नहीं दिखाई दे रही। तो यहां पर क्या कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डिपेंड करेगी मास ऑफ टू बॉडी। सपोज मैं और एक ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड और मेरे दो मास के बीच में m1 एंड m2। एंड जो फोर्स होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगी हम दोनों के डिस्टेंस के बीच में, 1/r²। सो यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है। इसको m1 मान लिया मैंने, इसको m2 मान लिया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया r। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो डिपेंड करेगी इन दोनों के मास के बीच में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के बीच में। ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनको इनवर्सली और डायरेक्टली का मतलब नहीं पता। उनको मैं थोड़ा सा आज 10 सेकंड के लिए बता देता हूं इनवर्सली और डायरेक्टली का मतलब क्या होता है। बेटा सपोज करो मेरे पास एक ए वेरिएबल है, कुछ भी सपोज करो। अगर बिल्कुल उसी के न्यूमरेटर में मैं वैल्यू को लिखता हूं तो इट मींस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसी कोई सेम ए वेरिएबल है मेरे पास, अगर मैं इसके डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में किसी वैल्यू को लिखता हूं तो वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। 11th क्लास के बच्चे होते हैं, नई नई क्लास से 10th में आते हैं, वो डर जाते हैं डेरिवेशंस और इन साइन को देख के। तो डोंट वरी बच्चों, डिस्कस करेंगे हम बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग वे से। सो यहां पर हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स क्या निकली? m1 m2 बाय में r²। जब मैं डायरेक्टली को हटाता हूं तो मेरी वैल्यू निकलती है g m1 m2 बाय में r²। सो जो मेरा ये g होगा, इट इज आल्सो नोन एज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो ये फोर्स होगी, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए अब हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ और बातों को जानते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इट डज नॉट
डिपेंड ऑन एनी मीडियम, ये किसी भी टाइप के मीडियम पर डिपेंड नहीं होती, एंड इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या ब्लैक बोर्ड और मैं आपस में कॉन्टैक्ट में है? नहीं, इट इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज ऑल्सो अट्रैक्टिव फोर्स, इसको हम और क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स। सो हमने जाना फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स के बारे में जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम दूसरी फंडामेंटल फोर्स के बारे में जानेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम बात करेंगे सेकंड फंडामेंटल फोर्स जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। व्हेन, देखो बच्चों थोड़ा सा पहले डेफिनेशन के थ्रू समझना इसको, फिर मैं आपको एक्सपेरिमेंटली भी बताऊंगा। व्हेन एनी टू चार्ज बिहेव attraction and repulsion by force is known as electromagnetic force। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है बच्चों? कोई भी दो चार्ज है, सपोज चार्ज को डिनोट करता हूं मैं क्यू से, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। यू नो वेरी वेल, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, दीज आर अपोजिट चार्ज, सो दीज आर अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगी, तो जिस फोर्स से अट्रैक्शन होगी विच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऐसे ही अगर मैं सेम चार्ज ले लेता हूं, जिस फोर्स से इनके बीच में रिपल्शन होगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आता है, चलो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्कस करते हैं। बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगी आपको +2 क्लास का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चैप्टर से। सो इलेक्ट्रो का मतलब हुआ चार्ज, स्टैटिक का मतलब हुआ एट रेस्ट। कोई चार्ज एक रेस्ट पे है और उसकी जो फोर्स होगी उसको हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में। कैसे? सीधा डायरेक्टली हम इसके डेरिवेशन को समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू चार्जेस के Q1 एंड Q2। सो एग्जांपल, एक मेरे पास Q1 ये चार्ज है और एक मेरे पास Q2 ये चार्ज है। Q1 चार्ज के ऊपर पॉजिटिव और Q2 चार्ज हमारा क्या है? नेगेटिव। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं सपोज कर लेता हूं R, ठीक है। तो यहां पर क्या कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, कूलम हमारे साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज के, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो नाउ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। जब हम इस फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, निकलती है K Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। अभी बच्चों आपको सिंपलीफाई से इस फोर्स को ऐसे ही जान लेना है। आगे आगे आपको +2 क्लास में जैसे जैसे बच्चे आप स्टेप बाय स्टेप +1 क्लास में +2 क्लास में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये सारी फोर्सेस, सारी यूनिट्स इजीली पता लगती जाएगी। तो डोंट बी पैनिक, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। भैया हम +2 क्लास में हमने मेडिकल या नॉन मेडिकल ले ली, तो भैया अब क्या होगा। साथ साथ मैं आपको मोटिवेट भी करूंगा बच्चों, डोंट वरी। तो ये थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। चलिए अब हम इसके अंदर थोड़ी एक दो बातें और जानते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इट डज नॉट डिपेंड,
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। एक मीडियम पर जरूर डिपेंड करती है। वो कैसे मीडियम पर डिपेंड करती है, ब्रीफली वैसे आपको प्लस टू क्लास में ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। एंड इट इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। यह एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। और एक अनदर एग्जांपल इसमें आपको समझाता हूं। सपोज करो एक चार्ज है और एक अनदर चार्ज है। व्हेन इट इज इन रेस्ट फॉर्म, अगर वो रेस्ट फॉर्म में है तो इट मींस इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हेन इट इज मूविंग फॉर्म, अगर वो मूविंग फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, मूविंग फॉर्म में है। मूविंग फॉर्म होने की वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी, एंड विच इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। चलिए अब हमने फंडामेंटल सेकंड फोर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड फोर्स, जिसका नाम है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है बेटा? ये फोर्स को सबसे पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। चलो देखते हैं। सपोज एक ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के बीच में जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो क्या होगा, एक बास्केटबॉल या बिल्कुल एक छोटा सा। इट इज एन अर्थ, एंड उसके बीच में अगर कोई न्यूक्लियस होगा तो एक छोटा सा होगा, ठीक है। एंड न्यूक्लियस होल्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। यहां पर हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो न्यूक्लियस ने होल्ड करा है किसको, प्रोटॉन को, ठीक है, या फिर न्यूट्रॉन को, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऐसी क्या फोर्स होती है, हम देखते हैं। बच्चे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यहां पर वो फोर्स होती है, हमने जाना पॉजिटिव चार्ज डज नॉट अट्रैक्ट ईच अदर। positive charge does not attract each other. We know very well positive is also known as proton and it is also known as a proton. So proton does not attract each other. They are repel. But हमने क्या जाना, अगर एक न्यूक्लियस है, ये सपोज करो एक न्यूक्लियस है और इसके अंदर प्रोटॉन है, दो या दो से ज्यादा, और वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो एक न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने क्या देखे, अट्रैक्ट हुए हैं। तो एक फोर्स है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन को आपस में अट्रैक्ट करके रखती है, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये इस यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। बट रेंज की अगर बात करें, रेंज इस फोर्स का क्या होता है, कम होता है। आगे होगी बच्चों समझ, सिंपल वे से बात कि जो सेम चार्ज होते हैं, सेम चार्ज में सेम पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, तो दो प्रोटॉन आपस में क्या हो सकते हैं, रिपेल होते हैं, लेकिन दो प्रोटॉन आपस में अट्रैक्ट हैं, कि न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्ट हैं। तो वो जो न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्ट हैं वो किस फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां पर द फोर्स होल्डिंग इन न्यूक्लियस, जो फोर्स है होल्ड करती है कि न्यूक्लियस में किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। लिख लेते हैं यहां पर, ए फोर्स होल्ड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in nucleus is known as strong nuclear force। ठीक है बच्चों, अब हमने फंडामेंटल थर्ड फोर्स के बारे में भी अच्छे तरीके से जान लिया। अब हम बात करते हैं फोर्थ फंडामेंटल फोर्स विच इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स।
चलिए अब हम फोर्थ फंडामेंटल फोर्स के बारे में जानते हैं, जिसका नाम क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स हमारी क्या है बेटा? अगर हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की कुछ बात करें, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं हमारे अल्फा बीटा गामा। मैं लिख लेता हूं एक बार, एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच इज नोन एज अल्फा बीटा एंड गामा। अब क्या होता है बच्चे, कोई एक हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सपोज करो कोई एक एटम है, मैं यहां पर सपोज कर लेता हूं, एक मेरा क्या है ये एटम। इस एटम के अंदर, चलो बड़ा सा बना लेते हैं, ये ब्लैक पेन का जो सर्कल बनाया है, इट इज एन एटम। सो इस एटम में जो एक न्यूक्लियस है, जो एक क्या है, न्यूक्लियस है, होता क्या है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस हैवी हो जाता है, न्यूक्लियस हैवी होने के कारण वो अपने में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, बाहर निकालता है, अल्फा बीटा गामा के रूप में। इट मींस जब एटम के अंदर न्यूक्लियस हैवी हो जाता है, हैवी होने के कारण वो अपने में से अपने आप को मतलब फ्री अप करने के लिए अपने में से एलिमेंट्री पार्टिकल्स को एमिट कर देता है, और जो फोर्स लग रही होगी न्यूक्लियर में से जब एलिमेंट्री पार्टिकल्स बाहर आते हैं, विच इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो हम लिख सकते हैं एन एलिमेंट्रिकल पार्टिकल्स emitted by radio active substance, an elementary particles emitted by radioactive substance, the force of emitted by particles known as weak nuclear force। क्या होता है बच्चे, जगह अगर किसी एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस हैवी हो जाता है, हैवी होने के कारण वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बन जाता है। अब वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने में से एलिमेंट्रिकल पार्टिकल को बाहर निकालता है, विच इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स।